हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी चैप्टर है इंटरिंग द साइंस, विज्ञान में प्रवेश। तो हम लोग यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को कवर करेंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आसानी से लिखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो साइंस इज अ थिंकिंग नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। साइंस यानी कि विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं बल्कि सोचने का एक समझने का तरीका भी है। तो विज्ञान क्या है? एक केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है बल्कि सोचने और समझने का यह तरीका भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज साइंस, यानी कि विज्ञान है क्या। विज्ञान क्या है? तो साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। It helps us understand fact through the observation, experiment, and logical reasoning. Science improves our daily life by solving problems and developing new technology. क्लियर हो गया? तो विज्ञान हमारे आसपास की प्रकृति और संसार का व्यवस्थित अध्ययन है। यह निरीक्षण, प्रयोग तथा तार्किक सोच के माध्यम से सत्य को समझने में सहायता करता है और विज्ञान की नई खोजों और नई तकनीक का विकास हमारे जीवन को आसान बनाता है। तो क्लियर हो गया? तो साइंस क्या करता है? साइंस हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग नेचर, यानी कि प्रकृति को, चीज़ों को समझने में, सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, और रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझने में हमारी हेल्प करता है, मेकिंग लाइफ बेटर, और हमारी लाइफ यानी कि जीवन को बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है, डेवलपिंग न्यू इन्वेंशंस, और नए नए तकनीक, नए नए खोज करता है। तो ये क्लियर हो गया हेडिंग आपका। तो अब आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो यूपी बोर्ड वाले हिंदी में लिख लेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले अपना लैंग्वेज सीबीएसई में लिखेंगे। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं साइंस एक्सप्लोरेशन की। वैज्ञानिक अन्वेषण क्या होता है? तो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज एंड फैक्ट बाय ऑब्जर्विंग, asking question and performing experiments. It helps scientists understand nature and make useful invention. सेम वही प्रकार से ये भी है कि वैज्ञानिक अन्वेषण नई जानकारी और नए तथ्यों की खोज करने की प्रक्रिया है। इसमें निरीक्षण करना, प्रश्न पूछना, परिकल्पना बनाना तथा प्रयोग करना शामिल होता है। इससे नई खोजें और उपयोगी आविष्कार संभव होते हैं। तो क्लियर हो गया साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। अब हम बात करते हैं स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि के चरण क्या होते हैं? तो साइंटिस्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप। मतलब इस स्टेप के द्वारा साइंस क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि निरीक्षण करते हैं। क्लियर हो गया। फिर उनके माइंड में तुरंत प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि प्रश्न क्लिक करता है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। फिर यानी कि हाइपोथेसिस, यानी कि वो व्यक्ति क्या करता है, फिर परिकल्पना करता है। परिकल्पना करने के बाद एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो क्या करता है, प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। फिर उसके बाद एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करता है। फिर कंक्लूजन, यानी कि उसके बाद में उसे क्या मिलता है, निष्कर्ष मिलता है। तो ये पूरी प्रोसेस यानी कि साइंटिस्ट अपनाते हैं। पहले क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कि उसे निरीक्षण करते हैं। फिर उनके माइंड में देखने के बाद प्रश्न उठता है। फिर वे परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं कि कैसे करना है। फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। फिर एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं। फिर लास्ट में उन्हें क्या मिलता है, कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष मिलता है। तो वैज्ञानिक किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न चरणों का पालन करते हैं। पहले निरीक्षण, फिर प्रश्न, फिर परिकल्पना, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर निष्कर्ष। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि आवर्धक शीशा क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। Magnifying glass is a convex lens that is thick in the middle and thin at the edge। मतलब कि यह किनारों पे, थिक इन द मिडिल, बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और किनारों पे पतला होता है। When we look at small object through it, जब हम इससे किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, it forms virtual erect and enlarge image of the object। तो यह क्या करता है, उस वस्तु की सीधी और बड़ी इमेज बना देता है। तो आवर्धक शीशा एक
उभय लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है। छोटे वस्तुओं को जब हम इसके माध्यम से देखते हैं तो यह वस्तु का आभासी और सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे याद रखिए, जब आप एक ड्राइंग बॉक्स खरीदते हैं, ये बॉक्स खरीदते हैं, स्कूल जब जाते हैं, उस बॉक्स में छोटे छोटे टूल्स बने होते हैं, स्केल भरे होते हैं इस टाइप के, तो उसमें इस तरह का एक लेंस भी आपको देखने को मिलता है। तो जब आप उससे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। तो यही हमारा क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो क्लियर हो गया। इसका उपयोग छोटी वस्तुओं को साफ देखने के लिए किया जाता है। इट यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली। इट इज यूज टू रीडिंग टिनी लेटर्स, टाइम टेबल्स, मैप, बुक्स। छोटे अक्षरों को, समय सारणी, नक्शे, किताबों आदि को पढ़ने में लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कंपास। कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र क्या होता है। तो अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। इट हैज मैग्नेटिक नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर हो गया। तो कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें लगी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। तो ये हमारा क्या है, कंपास है, दिशा सूचक यंत्र है। इसमें जो नीडल लगी होती है हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करती है। यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्यम, पश्चिम दिशाओं का पता लगाने के लिए उपयोगी है। नाविक, यात्री, संवर्धक, नक्शों में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि नाविक जो होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। की पॉइंट्स की बात करें तो यह एक दिशाएं ज्ञात करने वाला यंत्र है और इसकी सुई सदैव उत्तर और दक्षिण में होती है और ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग क्या होता है। तो एन एक्सपेरिमेंट इज अ साइंटिफिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन और टू टेस्ट हाइपोथेसिस। इट इज डन अंडर द कंट्रोल कंडीशंस एंड हेल्प्स द डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट। तो प्रयोग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने की परिकल्पना की जांच करने के लिए की जाती है। यह नियंत्रित स्थितियों में किया जाता है और नए तथ्यों की खोज में मदद करता है। क्लियर हो गया। एक्सपेरिमेंट का उपयोग कब करते हैं, नए तथ्यों की खोज के लिए करते हैं, यानी कि न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। इट हेल्प्स द वेरीफाइंग प्रूविंग हाइपोथेसिस, मतलब यह परिकल्पना की जांच को सिद्ध करने में मदद करता है। क्लियर हो गया। तो यह क्या करता है, नए तथ्यों की खोजने और परिकल्पना की जांच करने में हेल्प करता है। तो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। जैसे कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसे सीखेंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट बोले तो मापन क्या होता है। आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको क्या माप तोल के मिलती है। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस फाइंडिंग द साइज, लेंथ, मास, वॉल्यूम और एनी अदर क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेयरिंग इट विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के आकार, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन या किसी अन्य राशि को मानक इकाई से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। तो क्लियर हो गया। मापन हमें सही मान जानने में मदद करता है और यह हमेशा मानक इकाई से तुलना करके किया जाता है। इकाइयों द्वारा, जैसे कि मीटर हो गया, लीटर हो गया। आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो किसमें, मीटर में माप के देता है। आप दूध लेने जाते हैं तो लीटर में मापता है। और आप जैसे कि चीनी लेने जाते हैं तो आप किलोग्राम में माप के देता है, वेट में करके देता है, मास में करके देता है। आप समय देखते हैं तो आप किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी क्या कहलाते हैं, मेजरमेंट यानी कि मापन कहलाते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पैटर्न। पैटर्न यानी कि प्रतिरूप क्या होता है। पैटर्न का मतलब होता है एक सीक्वेंस में किसी चीज का चलना। जैसे कि 1 के बाद क्या आ जाता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। यहाँ पे भी देखिए आपको पैटर्न समझाया गया। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी कि 2, 2 का गैप चल रहा है। यह क्या है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कलर के माध्यम से आप देख सकते हैं, लाल, येलो के बाद पीला, येलो के बाद क्या है, रेड के बाद है येलो, फिर रेड के बाद है येलो, मतलब लाल पीला का मतलब कि पैटर्न चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए सर्किल ट्रायंगल, सर्किल ट्रायंगल, ये भी एक पैटर्न है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप इधर समझ सकते हैं। तो पैटर्न की डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
अ पैटर्न इज अ सीक्वेंस और अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स दैट फॉलोज अ डेफिनाइट ऑर्डर और रूल। इट कैन बी सीन नंबर, शेप, लेटर्स, कलर्स इन नेचर्स। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो प्रतिरूप उन चीज़ों का निश्चित क्रम या व्यवस्था होता है जो किसी नियम का पालन करता है। यह संख्याओं, आकृतियों, अक्षरों, रंगों या प्रकृति में देखा जाता है। तो क्लियर हो गया, आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो मॉडल क्या होता है? अ मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट सिस्टम और प्रोसेस। It is used to understand, explain or study something that is difficult to observe directly। मतलब कह रहा है कि मॉडल किसी वास्तविक वस्तु, तंत्र या प्रक्रिया का सरल रूप होता है। इसका उपयोग किसी ऐसी चीज को समझने में या समझाने में, अध्ययन करने में किया जाता है जिसे सीधे देखना कठिन होता है। जैसे कि आप ग्लोब यानी कि अर्थ मॉडल को समझते हैं। अर्थ यानी पूरी पृथ्वी को तो आप देख नहीं सकते, तो इस ग्लोब के माध्यम से आपको पूरी पृथ्वी का अध्ययन करा दिया जाता है, पूरे ग्लोब के बारे में जानकारी दे दी जाती है। तो यानी कि ये ग्लोब हमारा क्या कर देता है, यानी अर्थ को समझने में आसान बना देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर्ट का मॉडल इस प्रकार से होता है, मॉडल ऑफ हर्ट। इस फिगर के माध्यम से आपको हर्ट के बारे में समझा दिया जाता है। आप हर्ट को डायरेक्टली देख नहीं सकते, तो ये भी क्या हो गया, एक मॉडल हो गया। तो मॉडल किसी वस्तु का वास्तविक सरल रूप होता है, मतलब उसे जिसे आप आसानी से समझ सकें, यह समझने को आसान बनाता है। और ग्लोब यानी कि पृथ्वी, हृदय का मॉडल, एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। तो क्लियर हो गया। तो मॉडल इज ए सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट सिस्टम और प्रोसेस। इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन और स्टडी समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व डायरेक्टली। मतलब जिसे आप आसानी से देख और समझ नहीं सकते और उसे मॉडल के द्वारा समझा दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सिंप्लीफाइंग द स्टार्स। तारों का सरल बनाना क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर्स कैन नॉट स्टडी ऑल द स्टार्स वन बाय वन बिकॉज देयर are millions of stars in the sky, so they group of stars into different categories based on their brightness, size, color, temperature, etc. This process is called simplifying the stars। मतलब कि जो खगोल शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, सभी तारों को एक एक करके अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों में तारे होते हैं। अब तारे होते हैं, अब बताइए लाखों करोड़ों तारे होते हैं, तो सभी एक एक तारों का अध्ययन तो नहीं किया जा सकता। इसलिए वे क्या करते हैं, इसलिए वे तारों को उनकी चमक, रंग, तापमान आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटते हैं। इस प्रक्रिया को तारों को सरल बनाना कहते हैं, मतलब कि ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे कि जो गर्म तारे हैं, यानी कि जिनका तापमान एक समान है तो उसे अलग कर दिए, जिनका रंग एक समान है तो उनको अलग कर दिए, जिनकी चमक ज़्यादा है, ब्राइटनेस जिनकी ज़्यादा है, उनको अलग ग्रुप में बांट दिए। तो इस प्रकार से तारों को सिंप्लीफाई करके खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स ने डिवाइड कर दिया है। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज, यानी कि वैज्ञानिक भाषा क्या होती है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट इज क्लियर, प्रिसाइज एंड unambiguous. It is uses unchanging and well-defined terms. It helps scientists to express their ideas and observation easily. It is the same all over the world। मतलब कह रहा है कि वैज्ञानिक भाषा वह भाषा है जो स्पष्ट, सटीक और बिना किसी दुविधा के समझे जाने वाली होती है। इसमें अपरिवर्तनीय मतलब अनचेंजिंग और स्पष्ट परिभाषित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा वैज्ञानिकों को अपने विचारों और अवलोकनों को आसानी से व्यक्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह भाषा पूरे विश्व में समान रहती है। साइंटिफिक लैंग्वेज बोले तो आसान भाषा में जो भी वैज्ञानिक अपनी भाषा साइंस के क्षेत्र में यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं, वैज्ञानिक भाषा बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सिंबल्स यानी कि प्रतीक क्या होते हैं।
तो सिंबल्स यानी कि जैसे कि आपको पूरा लिखना है हाइड्रोजन, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे हाइड्रोजन। तो इस पूरी चीज को आसान बनाने के लिए आप हर बार पूरा वर्ड ना लिखें, तो इसे एच से डिनोट कर देते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। तो सिंबल्स आर द साइन और लेटर्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग। They are used to save time and space. Symbol helps the writing scientific statement, formula and equation in short in simple way. तो ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा कि प्रतीक वे चिन्ह या अक्षर होते हैं जिनका उपयोग किसी वस्तु, तत्व या मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रतीकों का उपयोग समय स्थान बचाने के लिए किया जाता है। ये वैज्ञानिक कथनों, सूत्रों, समीकरणों को छोटे और सरल तरीकों में लिखने में सहायता करते हैं। मतलब कि जैसे आप हाइड्रोजन लिखते तो पूरा इतना बड़े में सेंटेंस भर जाता, तो यच से आप क्या किए, डायरेक्ट इसका सिंबल लिख दिए, जगह भी बच गई, टाइम भी बच गया और आपको आसानी हो गई लिखने में। तो टाइम और डिस्टेंस बचाने के लिए इसका उपयोग, मतलब प्लेस बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्पेस बचाने के लिए। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सिंबल्स यानी कि प्रतीक का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, सिंबल्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि मतलब है प्रकाश की गति के लिए सिंबल्स क्या है, हिंदी में इसे बोलेंगे प्रकाश की चाल के लिए सिंबल यानी कि प्रतीक क्या है। तो द सिंबल फॉर द स्पीड ऑफ लाइट सी, इट्स वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और इम्पटी स्पेस। क्लियर हो गया। प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते, यानी कि प्रकाश की चाल का प्रतीक सी होता है। रिक्त या निर्वात में इसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, मतलब कि मास की मानक इकाई क्या है। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, इट इज द बेस यूनिट ऑफ मास एसआई सिस्टम। आप इसको हेडिंग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान की मानक इकाई। तो द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, किलोग्राम है। यह एसआई पद्धति में द्रव्यमान की मूल इकाई होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए एसआई यूनिट ऑफ मास, तो आप क्या बताएंगे, किलोग्राम बताएंगे। यानी कि द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है। ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक लॉज, मतलब वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं। क्लियर हो गया। हेडिंग आपकी हिंदी में क्या रहेगी, वैज्ञानिक नियम। याद रखना है आपको, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इंग्लिश ये साइंटिफिक लॉज क्या होता है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ स्टेटमेंट which describes a relationship between two or more natural phenomena. It always true under the certain condition. क्लियर हो गया। वैज्ञानिक नियम वह कथन है जो 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक घटनाओं के बीच में संबंध को बताता है। यह कथन कुछ निश्चित परिस्थितियों में हमेशा सत्य होता है। तो क्लियर हो गया। आ साइंटिफिक लॉज इज अ स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर नेचुरल फिनोमेना, इट ऑलवेज ट्रू अंडर द सर्टेन कंडीशन। यानी कि ये कुछ परिस्थितियों में हमेशा क्या होता है, सत्य होता है। तो दोस्तों ये था हमारा साइंस का पहला पार्ट। इस वीडियो को हम लोग मतलब इस चैप्टर को पूरे 2 पार्ट में कवर कर रहे होंगे। तो ये था पहला पार्ट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हिंदी, इंग्लिश, कहीं भी आपको कोई भी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर देंगे और हम कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करेंगे। अगर कहीं भी आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो बताइएगा। आपका बोर्ड ही एकदम अलग कर देंगे, सीबीएसई बोर्ड अलग, यूपी बोर्ड अलग। मेरे हिसाब से कोई चीज़ आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आती तो हिंदी में आप समझ लेंगे तो उसको ट्रांसलेट करके लिख पाएंगे। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत अच्छा सुनहरा है। आप हिंदी इंग्लिश में पढ़िए और हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझ के आप पढ़ लीजिए। आप बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। और यूपी बोर्ड वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको हिंदी से डिफिनीशन लिखी हुई है, आप आसानी से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स इन साइंस, मैथमेटिक्स इन साइंस में यानी कि मैथमेटिक्स का साइंस यानी कि विज्ञान में क्या रोल है इसको समझते हैं। मैथमेटिक्स हेल्प
मैथमेटिक्स हेल्प्स साइंटिस्ट टू मेक कैलकुलेशंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इट इज़ यूज टू मेजर, कंपेयर एंड अंडरस्टैंड साइंटिफिक डाटा। गणित वैज्ञानिकों को गणनाएं करने और समस्याओं को हल करने में सहायता करता है और इसका उपयोग माप करने, तुलना करने और वैज्ञानिक आंकड़ों को समझने में किया जाता है। यानी कि जो मैथमेटिक्स का यूज है साइंस में, इसके हम किसके लिए करते हैं? कैलकुलेशंस करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए और कंपेयर करने के लिए और किसी भी साइंटिफिक डाटा को समझने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मानक इकाई बोलेंगे। तो a standard unit is a fixed quantity used as a reference to measure the same type of physical quantity is the same everywhere। मतलब कि मानक इकाई एक निश्चित मात्रा होती है जिसका उपयोग समान प्रकार की भौतिक राशि को मापने के लिए संदर्भ के रूप में किया जाता है। यह हर जगह समान होती है। तो मानक इकाई एक निश्चित मात्रा होती है जिसका उपयोग समान प्रकार की भौतिक राशि का मापन के लिए किया जाता है और यह हर जगह समान होती है। जैसे कि किलोग्राम में आप मापते हैं, मीटर में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, ये सभी क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट हो जाती हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत। क्या हिंदी में क्या होगी हेडिंग? वैज्ञानिक सिद्धांत। A scientific theory is a well-tested explanation. A scientific theory is a well-tested explanation of some aspect of the natural world based on the facts, observations and experiments. It can be used to predict new events। मतलब कि वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक जगत में किसी पहलू के तथ्यों को अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित अच्छी तरह से परीक्षित व्याख्या होता है। इसका उपयोग नई घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। मतलब साइंटिफिक थ्योरी मतलब कि जो वैज्ञानिक थ्योरी है, इसका सिद्धांत क्या है? इसका उपयोग क्या करते हैं? नई घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आजकल गूगल में आप देखेंगे, पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि आज बारिश होगी या नहीं। तो यहाँ मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगा दिया जाता है। तेज धूप होगी कि नहीं, तापमान कितना रहेगा, तो ये सभी किसके अंतर्गत हम लोग जान जाते हैं? साइंटिफिक थ्योरी के अंतर्गत साइंटिस्ट क्या कर लेते हैं? इसका पता लगा लेते हैं। तो क्लियर हो गया होगा? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत क्या होता है? A principle is a basic truth or general rule which explains why something happens. It forms the basis of the fact or law. It is always true। मतलब कि सिद्धांत एक मूल सत्य का सामान्य नियम होता है जो यह बताता है कि कोई घटना क्यों होती है। यह किसी तथ्य का या नियम की आधारशिला होता है और यह हमेशा क्या होता है? सत्य होता है। तो याद रखना, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल आपका ऑलवेज ट्रू होता है। क्लियर हो गया? तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पूर्वानुमान यानी कि प्रेडिक्शन। अभी जो हमने पढ़ा है उसी को हम लोग एक अलग शेडिंग में पढ़ेंगे। प्रेडिक्शन क्या होती है? पूर्वानुमान। तो आप प्रेडिक्शन इज अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट विल हैपन इन अ फ्यूचर। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक नॉलेज। यानी कि पूर्वानुमान भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में किया गया कथन होता है। यह अवलोकनों, अनुभवों और वैज्ञानिकों के आधार पर किया जाता है। तो क्लियर हो गया? बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप इस सभी की सभी डिफिनीशंस लिखी हुई है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो पूर्वानुमान यानी कि प्रेडिक्शन क्या होता है? जो साइंटिफिक होती है, जो साइंटिफिक थ्योरी होती है, उसके अंतर्गत साइंटिस्ट क्या करते हैं? किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी यानी कि पहले से उसके बारे में पता लगा लेते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिक्शन यानी कि पूर्वानुमान बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान। तो मौसम पूर्वानुमान यानी कि वेदर प्रेडिक्शन क्या होता है? कि वेदर प्रेडिक्शन आर स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सपेक्टेड conditions of the atmosphere at the particular place and time in the future।
They are based on the study of various factors like temperature, humidity, wind, rainfall, cloud cover etc. यानी कि मौसम पूर्वानुमान किसी स्थान और समय पर भविष्य में वायुमंडल की अपेक्षित स्थिति के बारे में किए गए कथन होते हैं। ये तापमान, आर्द्रता, हवा, वर्षा, बादल आदि जैसे विभिन्न कारकों के अध्ययन के आधार पर किए जाते हैं। आप अगर डेली मोबाइल चलाते हैं तो आपके मोबाइल में प्रेजेंट टाइम में डेली एक नोटिफिकेशन आता है अलर्ट का। तो ये अलर्ट का मतलब अलर्ट का आता है कि आपके एरिया में इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की संभावना है या तो तेज बारिश होने की संभावना है। तो ये इस प्रकार के अलर्ट आपको देखने को मिलते हैं। ये सभी वेदर प्रेडिक्शन के द्वारा ही किए जाते हैं, मौसम पूर्वानुमान होते हैं। क्लियर हो गया? ये सभी के सभी पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब हम बात करते हैं एविडेंस यानी कि प्रमाण क्या होता है। एविडेंस is the information or data collected through the observations or experiments which helps to support or disprove a hypothesis or a theory. It must be reliable, repeatable and based on facts. मतलब कि प्रमाण वह जानकारी या आंकड़े होते हैं जो अवलोकनों या प्रयोगों के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। ये किसी परिकल्पना या सिद्धांत या समर्थन या खंडन करने में सहायता करते हैं। प्रमाण विश्वसनीय, दोहराए जा सकने वाले तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन और डाटा collected through the observations or experiments which helps to support, disprove hypothesis or theory. It must be reliable, repeatable and based on facts. ये फैक्ट पर आधारित होते हैं। तो क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं मिथक बनाम वैज्ञानिक तथ्य। मिथक थे, उन्होंने बताया कि भूत होते हैं, और जो वैज्ञानिक तथ्य है, जो साइंटिफिक थ्योरी है, उन्होंने कि ये माना कि भूत नहीं होते हैं। ठीक, तो a myth is a traditional belief or story that is passed from generation to generation. It is not based on scientific evidence. A scientific fact is a statement that has been टेस्टेड एंड प्रूव्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि जो साइंटिफिक थ्योरी है, जो वैज्ञानिक तथ्य है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और प्रयोगों के द्वारा किसी चीज़ को सत्य माना है। लेकिन जो मिथक थे, उन्होंने ही अपने मतलब क्या किया, अनुभव के द्वारा कोई चीज़ को बताया। जैसे उन्होंने बताया कि भूत होते हैं, तो भूत होते हैं, इसे किसने बताया कि मिथक ने। लेकिन जो वैज्ञानिक तथ्य है, जो वैज्ञानिक ने आप अभी तक इनको सही नहीं कर पाए, मतलब उन्होंने कभी भी भूत नहीं देख पाए, तो उन्होंने क्या माना कि भूत नहीं होते हैं। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक फैक्ट भूत नहीं होते। क्लियर हो गया? गोस्ट बोलते हैं आप इंग्लिश में। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक चिंतन, यानी कि साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है। तो साइंटिफिक थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। इट इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चन, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, testing them and finding solution based on fact. It helps in understanding natural phenomena in better way. वैज्ञानिक चिंतन वह क्षमता होती है जिसमें हम तार्किक और व्यवस्थित तरीके से सोचते हैं, और इसमें प्रश्न पूछना, अवलोकन करना, परिकल्पना बनाना और उसे परीक्षण करना और तथ्यों पर आधार पर समाधान निकालना भी शामिल होते हैं। यह प्राकृतिक घटनाओं से बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो क्लियर हो गया? तो ये सभी पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एस्टिमेशन, यानी कि अनुमान क्या होता है। तो एस्टिमेशन इज एन अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ अ क्वांटिटी विदाउट यूजिंग एग्जैक्ट मेजरमेंट्स और कैलकुलेशन। इट हेल्प्स इन गेटिंग a rough idea about the result। मतलब कि आप कुछ हद तक सॉल्व करते हैं, उसके बाद गेस्ट लगा लेते हैं, मतलब कि आप अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन, यानी कि अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान किसी राशि का बिना सटीक माप या गणना किए गया लगभग हिसाब होता है। इसमें परिणाम का एक मोटी विचार
प्राप्त करने में सहायक होता है। मतलब कि जो अनुमान यानी कि एस्टिमेशन आप लगाते हैं वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो उस वैल्यू के नज़दीक या इर्द गिर्द होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको एस्टिमेशन। अब हम बात करते हैं विज्ञान में अंतर विषयकता, इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल्स इन साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी models in science involves combining knowledge and methods from different branches of science to understand complex phenomena better। मतलब विज्ञान में अंतर विषयक मॉडल का अर्थ है कि विभिन्न विज्ञान शाखाओं के ज्ञान और विधियों को मिलाकर जटिल घटनाओं को बेहतर ढंग से समझाना। मतलब कि ये पूरा मॉडल ये है कि सभी मॉडल्स को क्या करना है, मतलब ये कह रहा है कि जो अंतर विषयक मॉडल है इसमें क्या करेंगे, विज्ञान की जो शाखाएं हैं जैसे कि जीव विज्ञान बायोलॉजी हो गया, जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान हो गया, इनको मिला करके ये सभी जटिल घटनाओं को मिला करके बेहतर और इजी ढंग से क्या करना है, इसको समझना ही क्या कहलाता है, विज्ञान में अंतर विषयकता कहलाता है। तो क्लियर हो गया ये भी पॉइंट। अब हम बात करते हैं विज्ञान में मॉडलों की भूमिका, रोल ऑफ मॉडल्स इन साइंस। तो मॉडल्स इन साइंस आर सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, प्रोसेस or systems. They help scientists in explain, understand, predict or communicate idea easily। मतलब कि विज्ञान में मॉडल एक वास्तविक वस्तुओं, प्रक्रियाओं या प्रणालियों के सरल रूप होते हैं। जैसे कि मतलब इसको क्या करते हैं, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। ये वैज्ञानिकों को व्याख्या करने, समझने और पूर्वानुमान लगाने और विचारों को सहज रूप से संप्रेषित करने में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको प्रेडिक्शन यानी कि पूर्वानुमान लगाने में और अंडरस्टैंडिंग यानी कि उनको समझने में और उनको विचारों को सहज रूप से संप्रेषित करते हैं, यानी कि उनको पूरी तरह से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विज्ञान में भाषा और गणित की भूमिका, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन साइंस। Language and mathematics are essential tools in science. Language is used to communicate ideas, observation and rules clearly. Mathematics is used to measure, calculate, analyze data and solve problems. Together they help scientists to express, understand and explain scientific concepts एक्यूरेटली। मतलब कि जो लैंग्वेज है हमारा और जो मैथमेटिक्स है यानी कि गणित है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों विज्ञान की हेल्प करते हैं। कैसे, पहला लैंग्वेज तो क्या करता है, आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, और दूसरा मैथमेटिक्स क्या करता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने में और किसी थ्योरी को समझने, अंडरस्टैंडिंग किसी साइंटिफिक डाटा को समझने में हेल्प करता है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। विज्ञान में भाषा और गणित बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। भाषा का प्रयोग विचारों, अवलोकनों और परिणामों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। गणित का उपयोग मापन, गणना, डेटा और विश्लेषण समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। दोनों मिलकर वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने, व्यक्त करने और व्याख्या करने में सहायक होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सामान्य वैज्ञानिक प्रतीक यानी कि कॉमन साइंटिफिक सिंबल्स यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए कुछ सिंबल बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए क्या बना देते हैं, H बना देते हैं, और मीटर के लिए क्या बना देते हैं, M बना लेते हैं, लंबाई यानी कि लेंथ के लिए L बना लेते हैं। तो यही हमारे क्या है, साइंटिफिक सिंबल्स हैं। तो साइंटिफिक सिंबल्स आर स्पेशल साइन और abbreviations used to represent scientific quantities, elements, unit and operations. These symbols are universally accepted and help in clear and short communication among scientists। मतलब कि अब आप मान लीजिए कि आपको हर जगह हाइड्रोजन लिखना है, तो आप हर जगह पूरा हाइड्रोजन ना लिख करके
टाइम और स्पेस को बचाने के लिए केवल H सिंबल का यूज कर दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साइंटिफिक सिंबल बोलते हैं। क्लियर हो गया कि वैज्ञानिक प्रतीक विशेष चिन्ह या संक्षिप्त रूप होते हैं जिनका उपयोग वैज्ञानिक राशियों, तत्वों, इकाइयों और क्रियाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये प्रतीक सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और वैज्ञानिकों के बीच स्पष्ट और संक्षिप्त संचार में सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, प्रकाश की चाल के लिए उपयोग क्यों माना जाता है। तो व्हाई इज सी यूज्ड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो द सिंबल C इज यूज्ड फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स celeritas which means swiftness or speed. The speed of light in vacuum is denoted by C and its value is approximately 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो बिजली की मतलब प्रकाश की चाल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। साउंड की स्पीड पूछा जाए 343 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि इससे बहुत कम होती है। तो सी का उपयोग निर्वात में प्रकाश की चाल के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि यह लैटिन शब्द क्लैरिटीज से लिया गया है जिसका अर्थ तेजी या गति होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सी द्वारा दर्शाया गया होता है और इसका मान लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो उससे पहले बिजली की चमक आपको दिखाई देती है। पहले आपको क्या होता है, बिजली की चमक दिखाई देती है, फिर उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता होगा, आपने कभी नहीं सोचा। तो जैसे बिजली की आवाज़ हमको मतलब बिजली की चमक हमको पहले इसलिए दिखाई दे जाती है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि बहुत तेज है, और जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है वो 343 यानी कि 343 मीटर पर सेकेंड है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से कई लाख गुना कम है। इसीलिए हमें सबसे पहले गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई दे जाती है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट भी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास विज्ञान में मानकीकृत इकाई का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ साइंस। स्टैंडर्ड units are fixed unit of measurement accepted universally. They are ensure uniformity, accuracy and consistency in measurements and communications. They helps scientists to compare result easily, avoid confusion and increase the reliability of experiments। मतलब कि मानकीकृत इकाइयाँ माप की निश्चित इकाइयाँ होती हैं जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ये माप और संचार के में एक रूपता, शुद्धता और स्थिर सुनिश्चित करती हैं। ये वैज्ञानिकों के परिणामों को आसानी से तुलना करने या भ्रम से बचने में प्रयोग और विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करती हैं। तो मानकीकृत इकाई के लिए सभी के लिए समान होती हैं। ये मापन को सटीक और विश्वसनीय बनाती हैं। ये वैज्ञानिक कार्यों में एक रूपता और तुलना सुगम बनाती हैं। जैसे लंबाई के लिए मीटर का यूज कर लेते हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड आदि का यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, विमान में ईंधन में मिश्रण की गणना, एरोप्लेन फ्यूल मिक्सचर कैलकुलेशन। तो एरोप्लेन फ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स इन अ साइंटिफिक स्पेसिफिक रेशियो टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज लाइक हाई एनर्जी, लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड स्मूथ कम्बस्टन। The calculations help in determining the correct quantity of each components in the mixture. The ensure maximum efficiency, safety and performance of the aircraft। मतलब कि विमान ईंधन विभिन्न ईंधनों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है ताकि उच्च ऊर्जा, कम हिमांक और सुचारू दहन जैसे आवश्यक गुण प्राप्त हो सकें। मिश्रण की गणना से प्रत्येक घटक की सही मात्रा ज्ञात करने में सहायता मिलती है और यह विमान की अधिकतम दक्षता, सुरक्षा और प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। जैसे ईंधन यदि किसी ईंधन मिश्रण में 70% ईंधन और 30%
बी ईंधन मिलाया जाता है और कुल ईंधन लगभग 1000 लीटर हो तो ए की वैल्यू मतलब क्या है 70%, और यानी कि 70% बोले तो 700 लीटर, और बी 30% यानी कि 300 लीटर उसमें फ्यूल बी का मिलाया गया है। अब हम बात करते हैं प्रत्येक जगह पर किलोग्राम का उपयोग क्यों किया जाता है। वाई इज किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। तो किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड ऑल कंट्रीज। मतलब कि जो किलोग्राम है ये इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट है किसकी, एसआई यूनिट है मास की, और ये पूरे यूनिवर्स यानी कि हर जगह इसको लागू किया गया है। इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट्स, ट्रेड्स, इंडस्ट्रीज, साइंस एंड डेली लाइफ। देयरफॉर किलोग्राम इज यूज्ड एवरीवेयर फॉर मेजरिंग मास। किलोग्राम अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में द्रव्यमान की मानक इकाई है। तो द्रव्यमान यानी कि मास की यूनिट पूछा जाए तो क्या बताएंगे, द्रव्यमान बताएंगे, यानी कि क्या बताएंगे आप, किलोग्राम। इससे सभी देशों में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। यह माप में एक रूपता प्रदान करती है और व्यापार, उद्योग, विज्ञान तथा दैनिक जीवन में सहायता करती है। इसीलिए द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम का उपयोग हर जगह किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विज्ञान में सिद्धांत और नियम, लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल इन साइंस। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल a basic truth or general statement that explains a natural phenomena, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमें क्या बोलते हैं, इसे प्रिंसिपल बोलते हैं। लॉ यानी कि नियम क्या होते हैं, अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि इट टेल्स व्हाट हैपेंस। एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थ्योरी क्या होती है, अ वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। इट टेल्स व्हाई इट हैपन्स, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि एटॉमिक थ्योरी। तो सिद्धांत क्या है, प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने वाला मूल सत्य और सामान्य कथन होता है। नियम क्या होता है, बार बार अवलोकनों और प्रयोगों पर आधारित कथन जो बताता है कि क्या होता है। और सिद्धांत यानी कि थ्योरी क्या होती है, कि प्राकृतिक घटनाओं की अच्छी तरह से जांच की गई व्याख्या जो बताती है कि क्यों होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं कि सिद्धांत क्या होता है, प्राकृतिक घटनाओं का मूल सत्य होता है। नियम यह बताता है कि कोई घटना क्यों होती है और क्या होता है, और थ्योरी बताती है कि वो क्या होती है। तो ये था हमारा दोस्तों क्लास 9th का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में क्या बन सकते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।